वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आज की जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये न्यूक्लियस के बारे में है। और न्यूक्लियस जो होता है ना, वो सेल का, हर सेल का ब्रेन की तरह काम करता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले जो आज की जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होती है ना, उसकी साइज़ पहले आप जान लो। उसकी साइज़ जो होती है नॉर्मल साइज़ 5 टू 25 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। तो ये आपका एक एमसीक्यू बनता है कि इसका साइज़ क्या है, तो 5 टू 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि ये कैसा होता है। ये आप देख लो, पहले इसकी इमेज आप देख लो, इसका पिक्चर्स पहले देख लो, मैंने बना रखा है। इसके ये कैसा है, ये सर्कुलर होता है, ठीक है। और ये घिरा हुआ है इस तरह से, जो ऑरेंज ऑरेंज डिजाइन से मैंने दिखाया है, बाउंड्री करके दिखाया है। ये सेल वॉल नहीं है, ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। न्यूक्लियर इन्वेलप कह सकते हो, या फिर न्यूक्लियर जो इसे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। आगे पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये क्या है, ये आपको न्यूक्लियर इन्वेलप है। एंड बीच में जो आप देख रहे हो इस तरह से, ये क्या है, ये जो लिक्विड येलो येलो से मैंने बना रखा है, दैट इज द न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें थ्रेड से स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द क्रोमोटीन, ठीक। और इसके साथ आप देख रहे हो कि एक्सटर्नली कुछ अटैच किया हुआ है, कुछ बॉडी दिख रहा है, दैट इज राइबोसोम्स है, छोटे छोटे रेड रेड डॉट डॉट में। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम लोग ईआर भी कहते हैं। और न्यूक्लियर इन्वेलप आपको दिख गया, न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने बता दिया, और उसके बाद ईआर भी बतला दिया। और न्यूक्लियस क्या है, ये ऑरेंज वाला जो हिस्सा है ना, वो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में आपको ना क्रोमोटीन वगैरह दिखेगा। तो मैं सब बताऊंगी डिटेल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये न्यूक्लियस है, इसकी साइज 5 टू 25 माइक्रोमीटर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एंड ये कैसा होता है, ये डेंस होता है, स्फेरिकल होता है। डेंस का सेंस ये है कि पूरा का पूरा कैसा होता है, ये अगर एक सेल है, उस सेल के, ये सेल है, तो इस सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। इसी को मैंने जूम करके सिर्फ न्यूक्लियस दिखाया, ये आप सेल मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये स्फेरिकल होता है, ये डेंस होता है, ये ओवल या फिर राउंड हो सकता है। दूसरी बात करेंगे, ये लोकेशन की बात अगर करते हैं, तो इसकी लोकेशन बेसिकली कहाँ होती है, ज़्यादातर मैक्सिमम ये सेंटर में पाया जाता है, किसी भी सेल के सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा कि नो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस किस में पाया नहीं जाता है। तो जो मेजर आरबीसी है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हम कहते हैं, उसमें जो है ना न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। इस वजह से हमारा जो आरबीसी है वो क्या होता है, बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी खुद भी क्या होता है, वो रप्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आरबीसीज में नहीं पाया जाता है। एंड सीव ट्यूब में नहीं पाया जाता है, जो कि फ्लेम में पाया। फ्लेम क्या है, फ्लेम एक तरह से आप पढ़ोगे, जब प्लांट सेल्स की प्लांट टिश्यू पढ़ोगे ना, उसमें कंडक्टिंग टिश्यू में जब पढ़ोगे, तो उसमें जाइलम एंड फ्लेम आता है। तो फ्लेम के अंदर ना सीव ट्यूब होता है, जिसमें ना न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप चाहे जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम दे रहे हो, कि न्यूक्लियस किस में नहीं पाया जाता है। तो मेजर आरबीसी एंड सीव ट्यूब, एंड फ्लेम, सीव ट्यूब रहे या फिर फ्लेम सेल रहे, तो आप टिक लगा देना। वैसे सीव ट्यूब अगर रहेगा तो आप सीव ट्यूब पर टिक लगाइएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, जो न्यूक्लियस है ना, वो उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, जिसको मैंने बताया था, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जो लिक्विड वाला पार्ट था, जो येलो वाला पार्ट था, दैट इज द न्यूक्लियर सैप। उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हो या फिर न्यूक्लियर सैप कह सकते हो, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए हम लोग इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और अगर न्यूक्लियस के बाहर रहता है तो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। एक बात और याद रखिएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म का एक और नाम है, जो कि हम लोग उसको कैरियोलिम्फ नाम से भी जानते हैं, कैरियोलिम्फ, ठीक है। तो कैरियोलिम्फ जो है ना, वो भी क्या है, वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, वो सेपरेट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच में, सॉरी, ये सेल है, और बीच में मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, न्यूक्लियस बनाया था। तो न्यूक्लियस जब बनाया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है बनाया, डिजाइन दिया है मैंने इस तरह से। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या होता है हमारा, यही हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप कह सकते हो, जो कि साइटोप्लाज्म को ना क्या करता है, साइटोप्लाज्म को इस न्यूक्लियस से सेपरेट करता है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना। उसी जैसे कि ये वाला हिस्सा जो है, इसमें छोटे छोटे क्या है, पोर्स है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोपोर कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो लिक्विड वाला पार्ट है, वो क्या कंटेन करता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है। अब देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना, ये येलो वाला जो पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, सैप है, उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, नूडल सा दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोटीन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। इसमें क्रोमोटीन है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर की बात अब जानते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, ये कंटेन करता है क्रोमोटीन को। तो सवाल आएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, तो क्या बोलना है, क्रोमोटीन कंटेन करता है। क्रोमोटीन कैसा होता है, तो ये थ्रेड की तरह दिखता है, पतले पतले धागों की तरह दिखता है, और ये आपस में क्या होते हैं, टैंगल्ड होते हैं, ठीक है। और इसके ये जो क्रोमोटीन होता है, ये बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का, ठीक है ना। डीएनए एंड प्रोटीन, तो ये क्या करता है, ये क्रोमोटीन किसके बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो है ना, हेरिडेटरी मटेरियल कहलाता है। अगर आप सवाल में आए कि हेरिडेटरी मटेरियल कौन है, उसमें ऑप्शन में आपका डीएनए रहे और भी कुछ कुछ चीजें रहे, तो आपको क्या लिखना है, डीएनए आपका हेरिडेटरी मटेरियल है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो क्रोमोटीन होता है ना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में किस फॉर्म में होता है। तो जो क्रोमोटीन होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। और ये कंडेंस्ड फॉर्म किस तरह का शेप देता है, तो रॉड की तरह शेप देता है, ठीक है, पतले पतले रॉड की तरह शेप देता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और डीएनए जो होता है, वो एक तरह से आपको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और
इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि ये बतलाता है किस तरह से हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, सेल न्यूक्लियस कर सकता है। ठीक है, अब जो डीएनए जो है जो स्ट्रेच हो जाता है, जो टूट जाता है, दैट इज नोन एज जीन। ठीक है, तो स्ट्रेच डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। तो जीन सबसे छोटा हो गया। ठीक है, और डीएनए क्या है, डीएनए एक तरह से हेरेडिटरी मटेरियल है हमारा। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम में ना डीएनए जो है वो बतलाता है कि किस तरह से हम लोग प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं। एंड जो हमारा क्रोमोसोम है, डीएनए है, उस डीएनए के अंदर में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो देखिए बात कितना घुमा करके कितना कंफ्यूजन वाला है। तो डीएनए क्या है, एक मटेरियल है, हेरेडिटरी मटेरियल है, जो कि हेरिडेटरी का मतलब होता है जो बच्चों से जो पेरेंट्स से बच्चों में आए। ठीक है, जो कैरेक्टर जो है ना वो एंसेस्ट्रली हो, मतलब कि पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है, आप में भी आ गया, तो वो क्या हो गया, आपका हेरिडेटरी कहलाता है। ठीक है, जीन जो है उसको हम लोग हेरिडेटरी यूनिट नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है, फंक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियस की फंक्शन ये है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेल डिवीजन में मदद करता है। और किसी भी एक बात याद रखिएगा कि जो सेल में न्यूक्लियस नहीं रहेगा ना, वो सेल मर जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। तो इसीलिए क्या है कि न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेन की तरह वर्क करता है। तो डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल है एंड हमारा जीन जो है वो हेरिडेटरी यूनिट है। ठीक है, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ऑफस्प्रिंग में, फिर उससे आगे इस तरह से एंसेस्टर वो क्या होता है, चलता जाता है।